Jai Hind and welcome to the second session. We are delighted to have Dr. Uday Pratap Singh. He's from Allahabad University, and today he's joined us as part of the session on the sidelines of AI Model Intelligence Summit for a speaker session on Russia-Ukraine war. And he has just come out with a very wonderful book. It's called Russia-Ukraine War, The Strategic Conundrum, and it's been published by Pentagon Press. So it's a very good book, a timely book. We see a lot of movement on the Ukraine issue as of now. Welcome, sir. Just a brief introduction about sir. Sir is a senior assistant professor at the Department of Defense and Strategic Studies at the Iswar Saran Postgraduate College, Allahabad University. He has been associated with domains like security, geopolitics, strategic relations, EU, arms control, etc. He has also published in CAPS, Center for Air Power Studies, and he has also been associated with the Forum for Global Studies and CENJOS, which is Center for Joint Warfare Studies. So it brings a culmination of good experience, long experience, and strategic thinking. आप अपना टाइम निकाल के आए सर, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हम इस चीज से फर्स्ट आपके ओपनिंग रिमार्क्स दीजिए और उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच सुमेश जी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस ग्लोबल आई इंटेलिजेंस और खास करके आपको और आपकी पूरी टीम को मैं थैंक्स कहना चाहता हूं कि मुझे आपने इस वंडरफुल समिट में मेरे को उसमें शामिल किया और जोड़ा। निश्चित तौर पर ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष और बहुत ही उत्साह का विषय है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समिट्स हो रहे हैं, लेकिन जहां पर जो यूथ की वॉइस है, जो यूथ पर्सपेक्टिव है, वो उनको एक मंच चाहिए होता है। तो मैं निश्चित तौर पर आपको इसके लिए बधाई और साधुवाद भी प्रेषित करता हूं कि आपने एक ऐसा मंच हमारे इस देश के युवाओं को दिया है, जहां पर आप किसी भी जियोपॉलिटिकल डिस्कोर्स पर देश देश के तमाम हिस्सों से जुड़े हुए यूथ अपनी बात रख रहे हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है, चूंकि मैंने आपका जो पैनल देखा है, बहुत सारे उसमें 6 एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो अन्य 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 विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं। थैंक यू सो मच द थैंक यू। entire global eye intelligence team, and especially thanks to Sumesh ji. Now I would like to discuss about the Russia-Ukraine war, especially what is the security imperative for India. The entire discussion has been divided into two sections. The one part is the presentation, and followed by a question answer session and few interaction. So, if you allow me, Sumeji, Yes, can I start? yes, sir. Yes, sir. Please, sir. You can share your screen, sir. नो, एक्चुअली आई डोंट हैव एनी पीपीटी। जस्ट आई मैं बहुत कुछ उसको बहुत फॉर्मल रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी हमारे इसके साथ मंच से जुड़े हुए लोग हैं, पीपीटी में हालांकि मेरे पास थी, अगर मैं चाहूँ तो उसको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन बहुत वो लेंदी हो जाएगा। मैं बहुत इसको सरल और सहज बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भारत के लिए रूस यूक्रेन युद्ध का क्या मायने है। तो सबसे पहले मैं बातचीत यहीं से करना चाहूंगा हाँ जी। कि कल लगभग 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस रूस यूक्रेन युद्ध के। हम्म। और द रसा यूक्रेन वार हैज बीन द मॉडर्न फुल फ्लेज्ड वार बिटवीन टू सॉवरन नेशन स्टेट्स, है ना। तो 21st सेंचुरी में आपको दो देशों के बीच में पहला ये एक बड़ा युद्ध देखने को मिला, जो लगभग 3 वर्षों से चल रहा है। और अब लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि यह युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, या कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं, या ऐसे कुछ साइंस मिल रहे हैं। लेकिन इन 3 सालों ने पूरे 21वीं शताब्दी का, जिसे कहते हैं कि उसको, उसका जो क्रक्स है, उसका जो सार है, जिस्ट है, वह प्रस्तुत कर दिया है। और आने वाले समय में हमको किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे डिस्कोर्स को इसने प्रेजेंट किया है इस वार ने। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रसिया यूक्रेन जो युद्ध है, बहुत लोग इसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, बहुत लोग इसको मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं, बहुत लोग वार कहते हैं। हम उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। अगर दो देशों की फौजें आपस में उनके बीच डायरेक्ट क्लैश ऑफ इंटरेस्ट और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, तो इट इज अ जनरल कंडीशन ऑफ वार। तो मैं वार स्टडीज का स्टूडेंट हूँ, और वहीं से अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ कि दिस इज द मेजर वार of the 21st century that have been occurred in our times.
अब हुआ क्या है, देखिए, मैं वार 3 साल से चल रहा है, तमाम तरीके के जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप सभी उसके अन्यान्य पहलुओं से अवगत हैं। मैं वार के डिटेल में नहीं जाऊंगा कि रशियन स्ट्रेटजी क्या है, यूक्रेन का क्या है। एक वार जो स्टार्ट होता है, ये यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर के स्टार्ट होता है। पूरे के पूरे यूरोप में जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाया गया था अमेरिका के नेतृत्व में, वहीं से वो बात स्टार्ट होती है। और खास करके स्पेशली नेटो के संदर्भ में वो बात स्टार्ट होती है। और नेटो का फॉर्मेशन आप सभी जानते हैं कि 1949 में, 1949 में, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और वहां पर भी जो आइडियोलॉजिकल क्लासेस थे, एक तरफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और उसके बाद जो कोल्ड वार था, तो उसका जो पड़ाव था, कोल्ड वार के बाद पूरी दुनिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, रसा उसका जो सक्सेसर बना। तो यूक्रेन और रसा के बीच जो मूल विवाद है, वो 1991 से ही प्रारंभ होता है, जब सोवियत संघ का विखंडन होता है। तो उससे पहले तो वो उसका पार्ट था, उससे जुड़ा हुआ था। तो नेटो बना था और बना रह गया। वार्सा पैक्ट जो उसका काउंटर अलायंस बना था, वह 1991 के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही वो क्या हो गया, डेड हो गया। अब वहां से नेटो एकमात्र मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बचा पूरी दुनिया में, जो कि आज तक सरवाइव कर रहा है। उसके बीच में सियाटो बना, सेंटो बना, तमाम तरीके के और मिलिट्री अलायंसेस आए, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाए, और अपने अस्तित्व को, अपने प्रासंगिकता को उन्होंने जल्दी ही खो दिया, और वो मृतप्राय हो। तो अब 1991 में जब यूक्रेन अपने इंडिपेंडेंस को गेन करता है, जो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, उसको सॉवरेनिटी मिलती है, तो यूक्रेन वाज द पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो उनके पास कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे जो उनके फील्ड में थे, और उन्होंने उसको सरेंडर कर दिया, और उनसे उसके बदले रसा से उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया कि वो उनको सिक्योरिटी देंगे। बुडापेस्ट। तो हाँ, तो रसा वहां से क्या एजम्पशंस लेकर के चलता है, क्योंकि रसा की जो इकोनॉमी थी उस समय तक एकदम डाउन हो गई थी, और उनको अपने आप को रिक्रिएट करना था, रिकॉन्स्टिट्यूट करना था, और अपने आप को खड़ा करना था, और उन्होंने लेटर ऑन फेज में उसको किया भी। लेकिन जो सबसे फंडामेंटल मिस्टेक हुई है यूक्रेन से, वो 1991 में हुई है, कि जब उन्होंने उन न्यूक्लियर वेपन्स पर अपना क्लेम छोड़ दिया। और आज उनको ये बात महसूस हो रही थी जब उनके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया रसा ने, तो अगर उनके पास वो न्यूक्लियर वेपन्स होते, तो संभवतः युद्ध तो होता। युद्ध तो दो नाभिकीय देशों के बीच में भी हो सकता है, लेकिन इतना लंबा ना खिंचता। तो एक बहुत बड़ा, या उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरे यूरोप या पूरे वेस्टर्न कम्युनिटी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़ता, उनकी उनकी ओर आस ना लगाए रहनी पड़ती। डेट अगर वो न्यूक्लियर का डेटरेंस होता तो शायद वॉर इस कंडीशन में होता ही नहीं। होता ही नहीं, होता ही नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वहां से बात स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 24 फरवरी के आसपास 2022 में जो है, पुतिन का जो फियर था, जो नेटो का फर्दर एक्सपेंशन, चूंकि नेटो की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और द नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ द नेटो हैज बीन इंक्रीज्ड, एंड आज देखिए 32 उसके सदस्य देश हो गए हैं। तो यूक्रेन को लगा कि उनके हाथ से क्रीमिया 2014 में निकल चुका है, और रूस उस पर कब्जा कर चुका है। वो फर्दर और आगे कुछ ना एनेक्स करे, कुछ कुछ उनकी टेरिटरी को ना ऑक्युपाई करे। इसके लिए उन्होंने, उनका जो इंक्लेशन था वो शुरू से यूरोप सेंट्रिक, नेटो सेंट्रिक और वेस्टर्न सेंट्रिक रहा, और जिसका आउटकम इस मिलिट्री ऑपरेशन और बाद के वर्षों में युद्ध के रूप में वो देखने को मिलता है हमको। तो हम वहां से जब ये एक कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करते हैं, कि एक एक इम्परेटिव ड्रा करने की कोशिश करते हैं, कि वार तो स्टार्ट हो गया। वार किस स्टार्ट हुआ, किस ईयर में? पुतिन को लगा कि अगर नेटो की बाउंड्री डायरेक्ट रसा की बाउंड्री से अगर मिलती, हालांकि लिथुआनिया, एस्टोनिया और जो इधर जो स्टेट है उनकी बाउंड्री उनसे शेयर होती है, चार में उनको हम लगा लोग। कि कायदे से, हाँ, उनको लगा कि अगर अगर ये इंसर्कलमेंट और नाटो का जो अप्रोच है, अगर हमारे तक और पास आता चला गया, तो हमारे सामने एक सीरियस थ्रेट इम्पोज होगा। और उसी वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ने पुतिन को बेचैन कर दिया और परेशान कर दिया, और उन्होंने जल्दबाजी में वो डिसीजन लिया कि हमको मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना है। एंड दे हैव लॉन्च द मिलिट्री ऑपरेशन ऑन द 24 फरवरी 2022। वार स्टार्ट हुआ। वार एक ट्रेडिशनल पैटर्न पर स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि जब वार स्टार्ट हुआ तो पूरा भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है भरा पड़ा था। और जो पुतिन की फौज थी, कई किलोमीटर की लंबी की टैंक की उनकी जो लाइन है वो जा रही थी, जैसे लगा कि अगले 2-3 दिनों में यूक्रेन को वो विजय, वहां पर विजय पताका फहरा देंगे और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, और ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है
वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो उनका कैलकुलेशन था, जो स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन था, वो थोड़ा सा जल्दी में, उन्होंने जल्दबाजी में जो डिसीजन लिया था वो मिस कैलकुलेट कर गए। और चूंकि जो बैलेंस ऑफ पावर का जो खेल है, बैलेंस ऑफ पावर एज एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उसको उन्होंने थोड़ा सा मिस कैलकुलेट किया और समझ नहीं पाए। और वो जल्दबाजी में वो निर्णय लिया, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, हालांकि वो केवल इसलिए गए थे, उनको कोई बहुत यूक्रेन पर कब्जा करके यूक्रेन को अपनी सीमा में मिलाने का उनका ऐसा कोई इंटेंट नहीं था। बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव के साथ वो वार में गए थे कि पहला उनको क्या करना है, यूक्रेन को डिमिलिटराइज करना है। अगले 50 70 100 सालों तक यूक्रेन इस स्थिति में ना आए कि फिर वो युद्ध करने लायक बचे। और दूसरा, जो उनकी नेटो को ज्वाइन करने की जो एस्पिरेशन है, उसको टर्न डाउन कर देना है, और फर्दर नेटो के एक्सपेंशन को रोकना है। तभी हमारा जो बैलेंस है और जो सिक्योरिटी है हमको वो मिलेगी। ये क्लियर कट ऑब्जेक्टिव के साथ रसा उस मिलिट्री ऑपरेशन में जाता है, और फिर वो वार आगे बढ़ा। देखिए, युद्ध तो आगे बढ़ गया, युद्ध आज 3 साल बाद, और फिर पूरा का पूरा जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, और जो जियो पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखने को मिला पूरी दुनिया में, इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये पहला ऐसा युद्ध है 21वीं शताब्दी का जिसने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डाला, जबकि यह एक वर्ल्ड वार नहीं है। हम ये कहते हैं कि वी आर एट द एज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वार, और अभी ट्रम्प 2 दिन पहले भी बोल रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है और उसको केवल मैं ही रोक सकता हूँ। तो थर्ड वर्ल्ड वार के मुहाने पर इस युद्ध ने ला दिया, लेकिन इसका जो सीरियस इम्पैक्ट है वो पूरा वर्ल्ड वाइड देखने को आपको मिलता है। और पूरे वर्ल्ड के जितने भी शेयर मार्केट्स हैं, जो जो मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, वो कोलैप्स करते हैं रातों रात। और कहा तो ये जाने लगा कि अब फर्दर जो भी इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना है तो वो क्रेमलिन के डॉक्यूमेंट को पढ़ करके करे। तो तमाम ऐसी बातें आई। कहने का मतलब ये था कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक टर्बुलेंस क्रिएट किया इस वार ने, और पूरे के पूरे इस जियो स्ट्रेटजिक, जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक नैरेटिव को इस वार ने बदल दिया। भारत भी उससे छूता नहीं रहा। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट अलग है, रीजनल इम्पैक्ट अलग है, इंडिया पर इम्पैक्ट अलग है। मैंने एक केवल स्पेशल एक टॉपिक ऐसा चूज किया है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और भारत को इससे सीख क्या मिली, भारत इससे सीख करके क्या अपनी तैयारी कर सकता है। क्योंकि जब हम इंडियन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो साउथ एशिया में जो इसका जियो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है, वहां पर हमारे सामने दो ट्रेडिशनल एनिमी हमारे ऊपर एकदम जिसे कहते हैं ना कि खड़े हुए हैं। चाइना एक तरफ, चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और थर्ड फ्रंट जिसको जनरल बिपिन रावत साहब भी अपने लेक्चर में बार बार कोट किया करते थे कि हमें 3 फ्रंट वार की जरूरत है, और या ढाई मोर्चे पर हमको युद्ध लड़ने की जरूरत है, दैट इज द इंटरनल फ्रंट। तो जो चाइना और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भारत अगर भविष्य में अगर ऐसे युद्ध को लड़ना पड़ा, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार सबसे ज्यादा अगर युद्धों का अनुभव है तो वो भारत के ही पास है, ना तो अमेरिका के पास है, ना तो यूरोप के पास है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार मॉडर्न वर्ल्ड में अगर किसी के पास वार का एक्सपीरियंस है, हम 4 5 बड़े मेजर युद्ध लड़ चुके हैं। 4 तो पाकिस्तान के साथ ही कर चुके हैं, 47 48 65 का वार, 71 का वार, 1999 का वार, और साइनो इंडियन वार 1962। और उसके बाद फिर प्रॉक्सी वार और जो जो इनडायरेक्ट जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके साथ तो हम 2 4 हाथ कर ही रहे हैं। भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं केवल इसी पर बहुत एक एक संक्षेप में करके कुछ एक बातें अपनी कहूंगा, और बाद में एक जनरल इम्परेटिव ड्रा करने की कोशिश करूंगा कि भारत पूरी पहुंचे, हम भारत पे 100% इसके बाद पहुंचेंगे। मैं सिर्फ एक बार ब्रीफ टाइमलाइन बना देना चाहता हूँ जो हाँ। आपने बोला उस पे। 1991 सोवियत रूस टूट जाता है। 1994 बुदापेस्ट में यूक्रेन यूएस यूके और रशिया के सामने अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देता है इन रिटर्न फॉर सिक्योरिटी गारंटीज। हम्म। 1997 में रशिया नेटो फाउंडिंग एक्ट बनता है जिससे नेटो ये बोलता है कि हम रशियन बॉर्डर के पास ट्रूप्स नहीं लाएंगे। ठीक है, और नेटो और हम्म। रशिया के बीच में कंसल्टेटिव मैकेनिज्म भी बनता है। हम्म। 1999 में फर्स्ट वेव ऑफ एक्सपेंशन होता है सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज को लेने का। 2004 में वो बॉल्टिक्स के कंट्री जो आपने बोले लिथुएनिया लातविया एस्टोनिया आते हैं। हम्म। 2007 में यानुकोविच था यूक्रेन का विक्टर राष्ट्रपति। यानुकोविच या। वो दो चीजें कर रहा था। एक था रशिया के साथ उसका इकोनॉमिक ट्रेड डील था जिससे दोनों रशिया और यूक्रेन ओपन मार्केट्स बन गए थे, ट्रेड बैरियर्स नहीं थे। और पर इसका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि रशिया और ईयू पिछले 17 साल से, जब से सोवियत रूस टूटा था उस समय से रशिया और ईयू एक इकोनॉमिक अग्रीमेंट सिर्फ नेगोशिएट ही कर रहे थे। तो ईयू की तरफ से क्या था कि ईयू अगर यूक्रेन को फ्री मतलब
विदाउट ट्रेड बैरियर्स अगर वो बिजनेस करता है यूक्रेन के साथ, तो ईयू का सब माल रशिया में फ्री में जा रहा था। तो इस चीज के अगेंस्ट रशिया ने ये बोला कि या तो आप हमारे साथ डायरेक्टली डील करके एक अरेंजमेंट बनाओ, या हम ये नहीं होने दे सकते कि यूक्रेन एक मीडिएटरी ट्रांजिट बने जहां से फ्री में यूरोप का माल आए और रशिया का जो माल वहां जा रहा है उस पर टैरिफ लगाओ। ये डील उनको एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो ये हो गया उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट। फिर 2008 में उन लोगों ने बुकारेस्ट में ये बोला कि यूक्रेन को हम नेटो में सदस्यता देंगे, जो उन लोगों ने बोला कि जॉर्जिया को भी देंगे। उस साल जॉर्जिया पे अटैक हुआ था, जो दो प्रोविंसेस जॉर्जिया की रशिया ने ले ली थी। एग्जैक्टली। उसके बाद 2014 वापस, तब तक यही था राष्ट्रपति यानुकोविच, वो उसको हटाया गया, पेट्रोशेंको को लाया गया और फिर ये जेलेंस्की आया जिसके अंडर 2022 में युद्ध शुरू हुआ। तो ये एक पूरी टाइमलाइन है जिसके मुताबिक जेम्स बेकर से शुरू होता है, जिसने रिटर्न कमिटमेंट नहीं दिया था। बट वो नेटो रशिया फाउंडिंग एक्ट में कहीं था, रशिया ने ये बोला था कि हमको भी नेटो ज्वाइन करना है, बट उनकी ये चीज मानी नहीं गई थी। और अभी अभी आप अगर अभी का देखो, फॉर नाउ यूक्रेन के बारे में जो सऊदी अरेबिया में अमेरिका और रशिया बात कर रहे हैं, आपके मुताबिक वहां वो बात रशिया और अमेरिका के बीच में वो बात दिल्ली में क्यों नहीं हो रही, रियाद में क्यों हो रही है? देखिए, रियाद में होने का एक उसका कारण है। हालांकि कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, पॉसिबल कॉजेज बहुत हो सकते हैं। अ, जो ट्रम्प का जो रवैया है, आप देखिए, ट्रम्प वन एडमिनिस्ट्रेशन देखिए और ट्रम्प टू देखिए। ट्रम्प अपनी अप्रूवल रेटिंग और ट्रम्प अपनी ग्लोबल लीडरशिप की जो उसकी चाह है शुरू से, आप उसको, हमें अब थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। ट्रम्प का किम जोंग उन से मिलना, और किम जोंग उन से मिलने के बाद मोदी से मिलना, और उधर हाउडी मोदी का प्रोग्राम और नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम करना, और भारत को पिछले रिजीम में भी मीडिएशन के लिए भारत पाकिस्तान के साथ ऑफर करना, और भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जब प्रधानमंत्री हमारे जो है यूनाइटेड स्टेट्स में थे, वहां पर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के उनका मीडिएशन का ऑफर करना। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो चाह है, उनको लगता है कि अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एंड जो उनकी ग्लोबल लीडरशिप की इमेज है वो नंबर एक होनी चाहिए। तो वो किसी भी कीमत पर मोदी जी को इसका श्रेय नहीं लेने देना चाहते हैं। हालांकि उसके कई सारे और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, जिसके कारण वो रियाद में और दुबई में बातचीत हो रही है, और उसमें यूरोप का और यूक्रेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हम ऐसे किसी भी नेगोशिएशंस को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे जिसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो रियाद में होने का सिर्फ एक ये जो मुझे लगता है कि इंडिया का जो शुरू से रिस्पांस रहा है इस युद्ध को लेकर के, इंडिया ने अपने आप को न्यूट्रल किया और तटस्थ किया, और बाद में फिर ये बाद के वर्षों में आपने देखा कि भारत ने कहा हम तटस्थ नहीं हैं, ये हमारी तटस्थता की विदेश नीति नहीं है, हम शांति के पक्षधर हैं, हम पीस के लिए काम कर रहे हैं, और जहां शांति, जो शांति की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। और आप देखिए, मैं आपको एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर 2022 में 20,000 सैंक्शंस इम्पोज किए हैं वेस्टर्न कम्युनिटी ने रसा के ऊपर, और 6,000 से ज्यादा केवल अमेरिका ने लगाए हैं। अगर भारत वहां पर स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग न किया होता अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और हमने रूस के साथ अपने इंटरेस्ट को ना अगर प्रोटेक्ट किया होता, उनके साथ हम ऑयल ना अगर लिए होते, और हमने वेस्टर्न लेड सैंक्शंस को अप्रूव किया होता और उनकी तरफ हम गए होते, और उनके अगेंस्ट अगर हमने वोट किया होता सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में, तो आज के समय में भारत कहाँ होता। इसका मतलब जो 3 साल पहले हमने पॉलिसी चुनी थी रसा यूक्रेन वार पर, वो आज सही साबित हो रही है, क्योंकि वही अमेरिका जो उनको सपोर्ट कर रहा था, आज वो रसा के लिए एकदम फ्लेक्सिबल हो गया है, और वो उस वार को खत्म करने के लिए रसा के साथ नेगोशिएट कर रहा है, और यूक्रेन और यूरोप बाहर है। तो इस तरीके की भी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, इनको हमको आपको समझना होगा। तो इस तो कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि अभी टर्की क्या नाम लिया गया है। फ्रांस ने दो मीटिंग्स की है, 17 फरवरी और 19 फरवरी को इमरजेंसी मीटिंग। फ्रांस ये मानता है कि अगर अमेरिका को रशिया के साथ कोई डील नहीं मिला,
जो अमेरिका चाहता है एट द अर्लीस्ट, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप नेटो से विड्रॉ करने की बात कर सकते हैं। और अगर नेटो से अमेरिका विड्रॉ करेगा तो नेटो का अस्तित्व कुछ नहीं है। क्योंकि हम्म, अगर यूरोपियंस को ही खुद की सिक्योरिटी बनानी हो तो वो नेटो के स्ट्रक्चर में क्यों बनाएंगे? हम्म। वो खुद का ही कुछ मैकेनिज्म बना लेंगे। तो हमें शायद इस चीज का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। बट अगर नेटो इतने सालों से चल रहा है, वो रातों रात भी खत्म हो सकता है अगर ट्रम्प एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पुल आउट कर ले तो। एग्जैक्टली सुमेश जी, देखिए इसका इंडिकेशन ट्रम्प वन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले दे दिया था, जब रातों रात जो है उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को विड्रा किया और कहा कि हम नहीं हैं। यस। और अगर आपको याद हो तो अपनी फर्स्ट regime में ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि NATO इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर लाइक पुलिस सर्विस प्रोवाइडर। हम पूरी पूरी यूरोप को पुलिसिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा। और आप देखिए पूरे यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है, लगभग $21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है EU की। उसके जस्ट इक्विवेलेंट ही थोड़ा सा आसपास जो है अमेरिका की भी इकोनॉमी है। और EU की अपने टोटल इकोनॉमी का लेस देन 2% डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अपने पूरे GDP का, अपनी पूरी इकोनॉमी का 8 से 10% खर्च करता है। तो देयर इज ए ह्यूज गैप। तो ट्रम्प ने पहला सीधे यही कहा है कि अमेरिका फर्स्ट इज द पॉलिसीज, का मतलब कि यूरोपियन यूनियन के जो जुड़े हुए देश हैं या नेटो से जुड़े हुए जो देश हैं, उनको अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी होगी। और बढ़ा करके हम एक्सेस जो बर्डन है उसको कट आउट करेंगे जो अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका को ये अब रियलाइज हुआ है 21st सेंचुरी के थर्ड डिकेड में आकर के, कि जो पिछले 80 सालों में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो उन्होंने वर्ल्ड आर्डर, जिसमें अमेरिका का डोमिनेंस एक समय काफी समय तक रहा और बाद में वो मल्टीपोलर वर्ल्ड रहा, दैट मीन्स कि इसका जो कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन है जो मॉडर्न वर्ल्ड आर्डर है, उसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा है। और उसको बहुत दुनिया के सभी देशों ने उसको कैपिटलाइज किया है और अमेरिका को उससे कुछ नहीं मिला है। हम्म। अमेरिका ने सिवाय मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च करने के और जो है अपने डोमिनेंस, अपने सुपर पावर के स्टेटस को बनाए रखने के अलावा उसको कुछ नहीं मिला है। और इनफैक्ट चाहे आप वियतनाम का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, उनको विड्रॉ ही करना पड़ा है। तो वो एक फर्दर किसी इस तरीके की स्थिति में नहीं जाना चाहते हैं जहां पर वो जा करके यूक्रेन में भी फंस जाएं और वहां से भी उनको वापस आना पड़े और इस तरीके की चुनौतियों को उनका सामना करना पड़े। तो दिस इज अ वाइज डिसीजन ऑफ द ट्रम्प। और इन्होंने पहले उसका इंडिकेशन दिया था और पूरा 4 साल जब वो सत्ता से बाहर रहे तब भी वो ये कहते रहे। और इसको बताते हैं कि ये बाइडेन का फेल्योर था कि जो युद्ध की वो यूक्रेन को और खास करके यूरोप को उसने युद्ध में डाल दिया। तो ये, और उन्होंने अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा जब वो टॉक हो रही थी और जब उन्होंने आधे घंटे लगभग 90 मिनट बातचीत की उनसे, पुतिन से, उसके बाद उनके सुर बदले हुए थे कि ये इस पूरे वार का जो क्रिमिनल है वो पुतिन नहीं है, ये तो जेलेंस्की है जो पूरे युद्ध को जो है अपने राष्ट्र को युद्ध में ढकेल दिया। और उनको तो कायदे से हट जाना चाहिए क्योंकि उनके पास वो अप्रूवल रेटिंग भी नहीं है और उनको चुनाव कराना चाहिए, वो अथराइज पर्सन भी नहीं है। तो कहने ये का मतलब अच्छा है। अगर हम आप चलो आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला है। हम अब हम डिस्कस करते हैं कि मसला आ कहाँ पे रहा है। पीस सबको चाहिए, ठीक है। हाँ। पीस के लिए सब, पर अब आप देखो तो यूक्रेन पीस क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि सितंबर 2022 में जब रशिया ने खेरसोन, जपोरिजिया, डोनियाक और लुगांस्क को एनेक्स किया, मतलब ऑफिशियली वहां की पार्लियामेंट में, वहां की असेंबली में रिजोल्यूशन डालना, पास करवाना, वो रेजोल्यूशन वहां से मॉस्को स्टेट डूमा तक पहुंचना, स्टेट डूमा के दोनों हाउसेज अप्रूव करेंगे, फिर राष्ट्रपति पुतिन के टेबल पे आएगा, फिर राष्ट्रपति पुतिन ने उस पर साइन किया, और वो 4 एरियाज जो नए आए हैं विथ क्राइमिया, उन पे न्यूक्लियर अम्ब्रेला रखा है रशिया ने। ये सितंबर 2022 में हुआ। इसके बाद जेलेंस्की ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था कि हम जब तक पुतिन शासन में रहेगा, हम रूसियों के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, हम उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑलरेडी साइन किया हुआ है बाय किया जेलेंस्की। हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम, रशिया ने इलेक्शन किया, जेलेंस्की ने इलेक्शन नहीं किया, मार्शल लॉ था, ठीक है। बट रशिया आज की डेट में ये बोल सकता है कि उनका जो लेजिटिमेट हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इलेक्शंस, वो नहीं है। और वो जो है एग्जैक्टली। वो हमसे बात नहीं करना चाहता, तो हम कैसे बात करें? हम्म।
ठीक है, अब रशिया की तीसरी चीज जो डिमांड है वो काफी। आप जो कह रहे हैं कि पुतिन का यही कहना है कि वो जेलेंस्की से बात नहीं करेंगे, जेलेंस्की बात करने के लिए अथराइज नहीं है, वहां पर जो दूसरा चुनाव हो और जो वहां पर जो चुना जाए वो हमसे आकर के और बातचीत कर अभी सकता है। अभी के लिए जब तक जेलेंस्की का दूसरा चुनाव हो, अभी के लिए उनके पार्लियामेंट का जो हेड होगा, स्पीकर, हम्म। वो हम्म। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो ऑथोराइज पर्सन है टू स्टार्ट द ऑथराइज पर्सन है। नेगोशिएशन। नेगोशिएशन पे फाइनल साइन करने तक नया राष्ट्रपति आ जाना चाहिए। आ जाना ये चाहिए। उनका मानना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रशिया ये बोल रहा है कि 1991 की बॉर्डर्स तक जाना है हम्म। यूक्रेन। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप देखो तो 2014 में डोनियाक और लुगांस में एक सेपरेटिज्म की वॉर शुरू हुई थी। ठीक है, जो 2022 में पूरा उनका राज्य डोनियाक और लुगांस का रशियन आर्मी ने ले लिया। बट आज की आप तारीख में देखो तो खेरसन और जपोरिजिया, वो पूरे जो 1991 की बॉर्डर्स थी उसके मुताबिक पूरा रशिया के पास नहीं है, आधा है रशिया के हम्म। पास। रशिया ये बोल रहा है कि जो बाकी का आधा बचा है वहां से भी यूक्रेन को हटना पड़ेगा, क्योंकि जो असेंबली ने पास किया था रेजोल्यूशन, जो स्टेट डूमा को गया था, उसमें बात ये थी कि अकॉर्डिंग टू 1991 स्टेट बॉर्डर्स। ये एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस केस में। आप कैसे देखते हो कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे ये लोग? पीस तो सबको चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं जो आपने बात बताई, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। पीस तो सबको चाहिए। मैं बहुत अब इसी पीस से एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ इससे जुड़ी हुई। एक तो कि जो रसा का जो आपने कहा कि 1991 का वो बॉर्डर का जो स्टेटस है उसको फिर से पाना चाहते हैं, के पीछे एक उनका सबसे बड़ा जो जो हिडन फैक्ट है जो जनरली नहीं आता है। उनकी ये कोशिश थी कि डिमिलिटराइज करें, वो तो था ही। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से करके रसा यूक्रेन को लैंडलॉक्ड कंट्री में कन्वर्ट कर दे। हम्म। दैट मीन्स उनकी जो पोर्ट फैसिलिटी है, चाहे वो आप पूरा का पूरा देखिए, उन्होंने डोनेस्क, लुहांस्क और इधर मैरियोपोल और इधर पूरा का नीचे नीचे ये जो है खास करके जो उनका ओडेशा पोर्ट था सी पूरा, ऑफ और हाँ, सी ऑफ अजव। और उसके बाद आप देखेंगे कि क्रीमिया को उन्होंने पहले ले लिया था, कि ताकि उनकी पोर्ट वेबिलिटी खत्म करके पहले इकोनॉमिकली उनको वीक करना था। दूसरा जो आप कह रहे थे कि पीस सबको चाहिए, पीस तो चाहिए, लेकिन पीस के लिए अमेरिका क्यों अपना नुकसान करे? अमेरिका का अपना कहना है, खास करके ट्रम्प का ये कहना है कि पीस तो यूक्रेन को मिलेगी, और जो यूरोपियन यूनियन ने जो इन्वेस्ट किया है अप्रोक्सीमेटली $200 बिलियन एड के रूप में, वो जब वार खत्म होगा तो उनको वो मिल जाएगा। क्योंकि वो वो लोन। उसको रिक्रिएशन की इकोनॉमी के नाम पर यूरोपियन यूनियन को वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन जो अमेरिका ने उनको दिया है वो नहीं मिलने वाला है। अमेरिका के लगभग $500 बिलियन वो पीस उनको मिलेगी, उन और ईयू को रिक्रिएशन की इकोनॉमी मिलेगी, और अमेरिका को क्या मिलेगा? तो वही जो ट्रम्प है वो डील लेकर के आया है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज की बात कही जा रही थी, और जेलेंस्की ने उसमें कहा कि मैं अपने देश को बेच नहीं सकता हूँ, एक सर्टेन अमाउंट तो दे सकता हूँ, वो भी सर्टेन एश्योरिटी के बदले में। लेकिन ट्रम्प का कहना था कि 50% हमको कम से कम उस रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने का जो है ये नेगोशिएट किया जाए, डील किया जाए। और ये बात सही है कि 116 करोड़ बिलियन डॉलर से ज्यादा उनके पास मिलियन रिसोर्सेस भरे पड़े हुए हैं। तो और ऑयल है, गैस है। ये एक रिपोर्ट थी जो चाइना में घूम रही थी, क्योंकि अगर आप हम्म। स्टेटिस्टिकली देखो तो ऐसा कोई स्टेट प्रूव नहीं करता कि यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स हैं। बट चाइना की एक स्टडी थी जिसके मुताबिक अनटैप्ड रिजर्व्स अगर कहीं पे हो, जो अभी तक हम्म। टैप नहीं हुए हो, जहां पे जियोलॉजिकल स्टडी करनी भी बाकी हो बट यहाँ पे हो सकते हैं हम्म। वाला अनुमान हो, तो उसमें यूक्रेन सबसे आगे। तो यूक्रेन वो, सबसे आगे था। तो ट्रम्प क्या चाहता है कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे भी हो, हम्म। सर्वे के बाद वो रिपोर्ट के मुताबिक उनके ही लोग उस पे कब्जा बना ले वो रिसोर्सेज पे। पर हाँ। ये चाइना की स्टडी प्रूवन नहीं है। तो अभी हम्म। ट्रम्प का जो पूरा डील का क्लेम है वो प्रूवन नहीं है, बट वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसमें ग्रेफाइट, लिथियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, बहुत सारे ऐसे जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मेटल्स हैं, और जो खास करके चिप बनाने में और एआई और जो एयरक्राफ्ट बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे क्रिटिकल रिसोर्सेस उनके पास हैं। तो पीस, सीधा सा है ट्रम्प का कहना
कि हमको पीस के बदले हमको भी कुछ मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद देते रहें और हम हमारे द्वारा बनाई गई विश्व व्यवस्था। और उन्होंने तो कायदे से खुल करके जेलेंस्की को इसके लिए भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया कि आप हम फॉरेन एड से जो मिल रहा है उसके नाम पर आप केवल मजे ले रहे हैं और अपने इकोनॉमी को और दूसरे की इकोनॉमी पर आप बर्डन बने हुए हैं। तो ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, जिसकी वजह से जो जेलेंस्की का जो फ्रस्ट्रेशन है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अगर रिफ्लेक्ट देखो कर रहा है। तो वो वॉर लंबे समय तक चलने की स्थिति में ही नहीं था। अगर 6,000 सैंक्शंस लगने के बाद भी रशिया हर साल 3 मिलियन आर्टिलरी के शेल्स बना सकता है। हमको पता है रशियन मेथड ऑफ वॉरफेयर, बॉम्बार्ड कर दो आप आर्टिलरी यूज करके, ठीक है, सीधा ग्राउंड है, और कुछ आपको ज्यादा नहीं चाहिए, आर्टिलरी आपका पावरफुल होना चाहिए। 3 मिलियन आर्टिलरी शेल्स अगर रशिया इतने सैंक्शंस के बावजूद अकेला हर साल कर सकता है, सामने पूरा यूरोप मिलके 1.5 मिलियन 1.5 साल में नहीं कर सकता, तो ये वॉर सस्टेनेबल थी ही नहीं पहले से। और इसी कनेक्शन में मैं आपको बिल्कुल आपकी बात से मैं अपने आप को जोड़ पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि जो एक वर्ल्ड वाइड जो इसका इम्प्लीकेशंस निकला है इस वार का, कि किसी भी युद्ध में केवल प्रतिबंधों को लगा करके आप युद्ध के परिणामों को नहीं बदल सकते हैं। Sanctions could not be decisive victory. If sanctions could not be responsible for the decisive victory, और जो पूरी तरीके से फेल हुआ है और इस पूरे मिथ को तोड़ दिया है कि रसा ने उन सैंक्शंस को फेस किया, सीरियस सैंक्शंस को फेस किया, इकोनॉमिक सैंक्शंस को, और अभी भी वो खड़ा हुआ है। और इस इन 3 साल बाद आज इस स्थिति में है कि अगर हम कहें, ये कह सकते हैं कि रूस अगर जीतने की स्थिति में नहीं है तो हारने की स्थिति में भी नहीं है। अभी तो एक ऐसी स्थिति में है कि रूस अगर लॉलीपॉप देता रहे ट्रम्प को, तो ट्रम्प हाँ चिढ़ता रहेगा और ट्रम्प अपने यूरोपियन एलाइज को तंग करता रहेगा कि मुझे इसके साथ शांति चाहिए। यूरोपियंस वो शांति नहीं लेंगे, ट्रम्प और यूरोपियंस के बीच में दुश्मनावट होगी, ट्रम्प नेटो से विड्रॉ करेगा, नेटो गिर जाएगा। फिर पुतिन को यूरोपियन से बात करनी है, पुतिन ना नहीं बोलेगा। पुतिन हाँ, जर्मनी फ्रांस इनसे बात करेगा, बट अलग स्ट्रक्चर में, नेटो के स्ट्रक्चर में नहीं करेगा। देखिए जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन की भी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ब्रिटेन में जो चीजें चल रही हैं वहां पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप उस समय से देख लीजिए, पिछले जब ब्रेग्जिट हुआ था वहां से देख लीजिए, और तब से कितने प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने हर 6 महीने पर, साल 1 साल 2 साल पर उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर बदल जा रहे हैं। और आप फ्रांस की भी स्थिति देख लीजिए, मैक्रोन की स्थिति, और जर्मनी की स्थिति देख लीजिए, वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं लेकिन उनके पास कोई तैयारी नहीं है। तो पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के सामने एक बहुत बड़ा, ईयू के सामने ही एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। और ब्रेग्जिट और फ्रेग्जिट और इटली भी एग्जिट की बात कर रहा है। तो वे उन देशों में भी दो ओपिनियन है कि वेदर यू वांट टू स्टे इन यूरोपियन यूनियन और नॉट। तो वो भी आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एट द सेम टाइम कि, और मुझे जहां तक लगता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसी बात में अपनी बात को जोड़ रहा हूँ कि ट्रम्प का सीधा सा कहना है इस रूसिया यूक्रेन वार को लेकर के कि जेलेंस्की हमारी इस डील को, रेयर अर्थ मटेरियल्स की जो डील है, मिनरल्स की जो डील है, इसको करेंगे। और नहीं करेंगे तो हम जो उनकी टेरिटरी जो रसा के साथ जाएगी, हम रसन के साथ करके उस डील को हम उनको प्राप्त कर लेंगे, और जेलेंस्की और यूक्रेन को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये पूरा का पूरा मिस कैलकुलेशन था। और मैं आपको बताऊं कि यही वार की जो स्ट्रेटजी थी 20वीं सेंचुरी की, 20वीं शताब्दी की, वो पूरी तरीके से 21वीं शताब्दी में बदल गई है। 20वीं शताब्दी में युद्ध जीतने के लिए लड़े जाते हैं, लेकिन 21वीं शताब्दी में युद्ध को जीतना नहीं, अगर आपने युद्ध को टाल दिया, हाउ टू अवॉइड वार, दैट इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ वार। अगर आपने युद्ध को टाल दिया, भारत ने युद्ध को देखिए, साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट के सेंस में, चाहे आप गलवान का डिस्प्यूट ले लीजिए, चाहे आप जो है तवांग का ले लीजिए, ईस्टर्न सेक्टर में ले लीजिए, डोकलाम का डिस्प्यूट ले लीजिए, हर बार हम जो है उनके साथ युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। लेकिन भारत की ये डिप्लोमेटिक आर्ट था, डिप्लोमेटिक कौशल था, कूटनीतिक कौशल था कि युद्ध उनको टाल दिया और हमने उससे डिप्लोमेटिक फेवर गेन किया। अभी पिछले सेशन में मैं प्रोफेसर अमित गुप्ता जी से यही बात कर रहा था। आप अगर देखो तो अमेरिका ने डॉलर का पावर यूज करके ईरान को इतना सैंक्शन किया, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, हम्म। फिर भी ईरान हिजबुल्लाह, हमास, हुथीज, अल नुजाबा, 19 रेजिस्टेंस फैक्शंस को फंड करता रहा।
हमारे पास कोई पावर नहीं था डॉलर रुपीस का कि ग्लोबल करेंसी थी। हम्म। हमारा दुश्मन पाकिस्तान भी, उसके पास खुद के हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा उनके खुद के है। ठीक है। फिर भी जी। हमने हमने विदाउट द पावर ऑफ रूपी बीइंग द ग्लोबल करेंसी, हमने पाकिस्तान को इतना गरीब बना के रखा कि आज की डेट में हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तोयबा इन्फिल्ट्रेशन से बढ़ के कुछ नहीं कर पा रहा। वो वहां बैठे बैठे हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं फेंक पा रहा इंडिया पे, और वो भी हमने विदाउट द पावर ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस की है। जबकि ईरान के साथ सिर्फ रशिया और चाइना खड़े थे, पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चाइना दोनों खड़े थे। दोनों खड़े थे। तो हमने युद्ध टाला है, और वो भी सिर्फ हम्म। शातिरता से। हम्म। ये चीज ज्यादा लोग बोलते नहीं है, समझ, अब मुझे नहीं पता, बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ईरान पे जितना सैंक्शंस लगा है उतना पाकिस्तान पे कभी नहीं लगा। फिर भी ईरान ज्यादा पैसे दे पा रहा है इनको, और पाकिस्तान इनको नहीं दे पा रहा। अ, बिल्कुल सही बात आपने कही सुमित जी। और मैं तो कहता हूँ कि ना, थोड़ा सा मैं इस वार से इतर जा रहा हूँ और बाद में कुछ अब सीधे कंक्लूजन पर बातचीत करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि समय काफी हो रहा है। तो बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत मुझे कुछ जानने को सीखने को मिला आपकी कन्वर्सेशन से। देखिए, जो 20वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का जो जो आर्किटेक्चर आप देखें पूरे दुनिया का, वर्ल्ड ऑर्डर का, वहां पर देखते हैं ना कि एक तो वेस्ट है। वेस्ट जो कहता है कि वार को हमने डिफाइन किया, वार के नेचर, वार की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने बताया। और वार का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मॉडर्न वर्ल्ड में वेस्टर्न कम्युनिटी के ही पास है। अगर ओवरऑल हम देखें 16वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी तक, तो पूरा का पूरा यूरोप, आप जानते हैं वहां का इतिहास कुछ है नहीं। अगर युद्धों का इतिहास हटा दिया जाए तो ना तो उनके पास कुछ है नहीं, बहुत ही समृद्ध नहीं, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि उनके पास और कुछ है ही नहीं है। हाँ। लेकिन भारतीय परिदृश्य से अगर हम इसी नजरिए को देखें, भारतीय जनमानस, भारतीय सेंटिमेंट से अगर हम इस मुद्दे को देखने का प्रयास करें, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी लेगेसी है। हम रामायण कालीन, महाभारत कालीन युद्ध से, वो युद्ध को हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न आर्ट ऑफ वॉर बता रहे थे, और हम युद्ध को कहाँ से लेकर के चले थे, कौटिल्य से लेकर के चले थे, और आज युद्ध को यहाँ तक लेकर के आए। तो युद्धों का इतिहास भारत का भी बहुत पुराना रहा है। लेकिन अगर इस वेस्टर्न कम्युनिटी ने, खास करके ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने, जो आपने नाम सुना होगा, लिटिल हार्ट का नाम सुना होगा, आर्मर्ड वारफेयर में बहुत उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और लिटिल हार्ट ने 8 पिलर ऑफ पीस को बताया था, शांति के 8 स्तंभों को। और उसका जो सबसे पहला था, जो सबसे पहला उन 8 पिलर ऑफ पीस में था, द मास्टर प्रिंसिपल ऑफ पीस, दैट इज द इफ यू वांट पीस, अंडरस्टैंड द वार, स्टडी द वार एंड प्रिपेयर फॉर द वार। अगर वो केवल इसी को समझ लिए होते तो यूक्रेन युद्ध में ना होता। अगर जेलेंस्की, जो कि एक टेलीविजन चैनल के लिए जो कॉमेडियन का काम करता था, उसने युद्ध को समझा होता, युद्ध को पढ़ा होता, युद्ध के होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को उसकी अगर समझ होती, उसकी सूझबूझ होती, तो निश्चित तौर पर वो उसी समय डिप्लोमेटिक टूल्स के साथ बातचीत करके, डायलॉग करके, अलग अलग तरीके से वो युद्ध में ना जाता। और जो यूक्रेन की जो एस्पिरेशन थी, खास करके नेटो और ईयू को लेकर के, आज देखिए दोनों में उसको सदस्यता नहीं मिल पाई, और 3 साल हो गए हैं, यूक्रेन ने अपना सब कुछ गंवा दिया और मिला उसको कुछ नहीं। तो ये मुझे लगता है कि अगर वो लिटिल हार्ट के 8 पिलर ऑफ पीस को भी अपने ही बनाए गए सिद्धांत को ठीक से पढ़ लिए होते, तो आज यूरोप इस मुहाने पर ना खड़ा होता कि अब उनको अमेरिका से हट करके भी अपने अल्टरनेटिव मॉडल्स के जो सिक्योरिटी का जो रास्ता है वो जो ढूंढना पड़ रहा है। चाहे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को आप देख लीजिए, की स्टारमर को देख लीजिए, या फ्रेंच इमैनुअल मैक्रोन को देख लीजिए, ये सभी अब इस चिंता में है कि अगर नेटो से अमेरिका गया तो हमको क्या करना होगा, हमको कोई नया क्या अलायंस बनाना होगा, और क्या वो उतना इफेक्टिव रह पाएगा, क्या उसको, उसकी बैलेंस ऑफ पावर जो है रसा के साथ हो पाएगी, पूरी दुनिया का क्या ग्लोबल ऑर्डर होगा, और हमारे सामने क्या वैकल्पिक साधन होंगे। ये बहुत और बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। रशिया रशिया के साथ हमें अरेंजमेंट कैसी बनानी है और उनके साथ धंधा कैसे शुरू करना है, क्योंकि रशिया से धंधा करना बहुत जरूरी है। आपको आपकी इंडस्ट्रीज चलानी हो तो आपको कोई भी टाइप की एनर्जी हो रशिया देता है, कोई भी टाइप का मिनरल है वो रशिया देता है। आप खरीद बिल्कुल। वही चीज रहे हो, बट हम्म। कहीं और देशों से खरीद रहे हो, कोई दुबई से खरीद रहे हो, कोई रूट बदल दिया है, रूट बदल दिया है बस। वो इंडिया से डंकी डंकी रूट हो सकता है। हाँ, तो आपके आपके लिए वो महंगा पड़ रहा है, जबकि वो हाँ। आपका पड़ोसी है। हाँ। तो वो किस टर्म्स पे वापस शुरू करना, वो भी एक इश्यू है।
बट इसमें अभी तक जैसा चल रहा है, और मतलब इस चीज से हम कंक्लूड कर सकते हैं, अभी तक जैसा चल रहा है, और ट्रम्प ज्यादा इस फेवर में नहीं है कि यूरोपियंस डिक्टेट करे कि वो रशिया के साथ कैसे बात करें। तो वो अपनी बात करके खुद निकलना चाहता है, फिर रशिया और यूरोप खुद का देख ले वैसा। एग्जैक्टली। वैसा। देखिए, जो अगर भारत के लिए खास करके दो तीन सेक्टर में हम बातचीत करना चाहते हैं, भारत के लिए जो सिक्योरिटी इम्परेटिव है, मैं उनको बहुत समअप करता हूँ और बताता हूँ। पहला तो ये कि भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत का बहुत अनुभव भी रहा है, भारत युद्ध समझता भी है, और भारत युद्ध में पहले जाने के पक्ष में कभी नहीं रहा है। नो फर्स्ट यूज हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, तो नो फर्स्ट वार, मतलब हम युद्ध में पहले नहीं जाएंगे। और जब हमारे ऊपर युद्ध होगा तभी हम, चाहे आप चाहे जितना उदाहरण देख लीजिए, भारत ने कभी किसी की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर अटैक नहीं किया है। दूसरा, कि भारत को डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को जल्द से जल्द लाना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा रक्षा क्षेत्र में। अगर जब ऐसे समय में जब हमारी जो डिपेंडेंसी है डिफेंस सेक्टर में, चाहे वो रूस पर हो या इसराइल पर हो या अमेरिका पर हो, अगर ये वार की सिचुएशन में रहेंगे, ऐसे समय में अगर हमको चाइना और पाकिस्तान से अगर कोई सीरियस थ्रेट आया, तो हमारी जो डिफेंस नीड है उसको बहुत मेजर लेवल पर प्रभावित कर सकती है। तो डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस, दिस इज द वेरी फर्स्ट सिक्योरिटी इम्परेटिव फॉर द इंडिया। दूसरा, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जितनी जल्दी हो सके, रैपिड मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है अब इस समय, दिस इज द। और जो फ्यूचर का जो वार है, वो एआई ड्रिवन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन वार है। तो भारत को टेक्नोलॉजी में, एआई में, और खास करके R&D में ज्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। दूसरा, भारत को जरूर अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है, इसको बनाए रखना होगा और इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। इकोनॉमिक रेजिलियंस को जो है प्रमोट करना होगा। प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की ओर भारत को जाना होगा। और भारत को इस सबसे जो बड़ा जो इस वार का आउटकम है, अभी बीच में शायद मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, अगर आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो मुझे नहीं पता, देखना चाहिए था। बीच में एक रिपोर्ट आई थी जो बहुत सीरियस रिपोर्ट थी, कि भारत के पास 40 से 45 दिनों का ही केवल गोलाबारी करने का या युद्ध वार मटेरियल या वार रिसोर्सेस हैं, जो 40 से 45 दिनों तक एक बड़े युद्ध में हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमको उसकी जो है इनसफिशियंसी का सामना करना पड़ेगा। अगर इस युद्ध के कारण हम लंबे वार में चले गए, जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर नेशंस बड़े, अगर 3 साल 4 साल 5 साल का युद्ध में अगर हमको जाना पड़ा, तो हमको उस स्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा। और खास इसके साथ ही साथ हमको हाइब्रिड वारफेयर के लिए भी बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लेसन है, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है इंडिया के लिए, कि हाइब्रिड वारफेयर पर भी ध्यान देना होगा। और जो डायरेक्ट और कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट्स के साथ साथ अनकन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट्स को भी हमको एक साथ ही हैंडल करना होगा। तो भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन को करके एक अपनी एक फाउंडेशनल स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन को भारत को बनाना होगा, तैयार करना होगा, जिसके आधार पर भारत अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा कर सकता है। 21वीं शताब्दी बिल्कुल अलग है आज। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को, जिसे कहते हैं ना, ओपन करके रख दिया है। इसके पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर की कलई खोल दी है। जैसे कलई खोलने का मतलब समझते हैं कि उसको एकदम ओपन कर दिया है, उसके रहस्य को उजागर कर दिया है। इतना पूरी दुनिया पहले कभी डिवाइड नहीं थी। पूरा यूरोप अलग है, एशिया अलग है, अफ्रीका अलग है। आप देखिए, सब पूरा डिवाइडेड फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड ओपिनियन हो गया है। कोई भी इस मुद्दे पर नहीं निष्कर्ष। और यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रहा इस पूरे के पूरे वार में, आपने देखा कुछ नहीं कर पाया, नथिंग। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सामने भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये बात सही है कि यूनाइटेड नेशंस ने थर्ड वर्ल्ड वार को रोक तो रखा है, लेकिन कब तक रोक रखा, उसमें सक्सेसफुल उसको मिलेगी, सफलता मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं रणनीतिक तौर पर युद्ध के लिए भी हम देखेंगे। और अगर मैं थोड़ा सा और इसकी टेक्निकलिटी और अगर इसके पक्ष में जाता हूं, तो एक दो और बहुत महत्वपूर्ण इसमें निकलेंगे, इसके निहितार्थ निकलते हैं भारत की दृष्टि में। कि देखिए, जो परंपरागत जो हथियार थे, खास करके रसा के जो टैंक्स थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने उस उनके पास एक बेटर एयरफोर्स होते हुए भी वो एयर डोमिनेंस और एयर सुपियोरिटी को वो यूक्रेन के ऊपर लागू नहीं कर पाए। दूसरा, बहुत छोटे छोटे जो उन्होंने हथियार, कंधे पर दागने वाले रॉकेट और मिसाइल से उन्होंने पूरे के पूरे जो कन्वेंशनल मिलिट्री जो टूल्स थे,
उनको उन्होंने जो है बड़े बहुत बड़े मास्कोवा उनकी पनडुब्बी को उनके उनके पोत को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, इनके कितने सारे टैंक्स को रसा को बर्बाद कर दिया। मतलब बड़े बड़े जितने भी ये वार मटेरियल है, वार रिसोर्सेस हैं, ये 21st सेंचुरी में आकर के कहीं ना कहीं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, अपनी मोबिलिटी के कारण अपनी एग्जिस्टेंस को खोते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा अगर मिलिट्री माइट है तो आप युद्ध जीत ही जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा लेसन है भारत को, क्योंकि भारत के पास भी ऐसे हथियारों का बहुत बड़ा जमावड़ा है देश में। जब आप देखते हैं मिलिट्री सेटअप को, देखते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं, तो भारत के पास भी ऐसे बहुत सारे पुराने हथियारों को हम अभी ढो रहे हैं, और उनके दम पर हम बात करते हैं कि हम युद्ध में जीत जाएंगे। तो कभी आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन रसा यूक्रेन वार ने ये साबित कर दिया है कि उनकी तुलना में जो आधुनिक जो छोटे हथियार हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं इन कंपेरिजन टू द ओल्डर वेपनरी सिस्टम। तो ओवरऑल मैं इसको यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि भारत को अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के साथ साथ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और थ्री फ्रंट वार, इन सभी को, हाइब्रिड वार, इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को तैयार करना चाहिए। और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि पिछले 10-15 वर्षों में हमने बहुत काफी प्रगति की है और हम लोग सही दिशा में हैं। इसी तरीके से हम सभी को अपने राष्ट्र में अपने योगदान को सुनिश्चित करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह ली। अगर आपको कुछ और कहना हो तो हमसे साझा कर सकते हैं, बिल्कुल मुझे खुशी होगी। Just to conclude the session, it was a very good talk. हमने सबसे पहले तो ट्राई किया कि एक बाइलिंगुअल अप्रोच किया जाए और वो बहुत अच्छा था। सेकेंड थिंग, मुझे आपका पूरा ये सुन के दो चीज़ें याद आती है। एक तो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि युद्ध करना तो मेरे हाथ में है, बट युद्ध रोकना किसी के हाथ में नहीं है। तो हम्म। वो चीज़ सेम हम देखते हैं कि आज ये हुई है। सबको शांति चाहिए, बट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑब्स्टेकल्स है टू ब्रिंग अबाउट अ पीस इन ईदर गाजा और यूक्रेन। और बिल्कुल। तीसरी चीज जो मैं इस पूरे सेशन से लेना चाहूंगा वो है कि द आर्ट ऑफ वॉरफेयर इज इन डिलेइंग द वॉर इन द 21st सेंचुरी, नॉट इन हैविंग अ वॉर। तो इस तीन चीजों से मेरे मुताबिक अच्छा सेशन था सर, और हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने टाइम दिया आपका। किसी अगर आपके जो प्रतिभागी जो जुड़े हुए हैं अगर कुछ बातचीत करना चाहते हो, कुछ अपना अगर इनपुट देना चाहते हो, तो मुझे खुशी होगी, मुझे आपसे कम्युनिकेट करके बहुत अच्छा लगेगा। जी, सो द फ्लोर इज ओपन फॉर एवरीवन। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस सर, यहाँ पे बहुत दो बड़े डिग्निटरीज हैं। एक ब्रिगेडियर सर है नील जॉन सर, और एक एयर मार्शल जीएस बेदी सर है, जो एयरफोर्स में थे। वो ये सेशन सुन रहे थे, मैं अभी उनका देख पा रहा हूँ। तो इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन फॉर सर, द फ्लोर इज ओपन फॉर यू। गुड Uh, Hi, आफ्टरनून। good afternoon. Thank you very much. No, I just joined a little later. I wish I had, joined this little earlier. Very informative talk and put across in a very simple manner. Yes, military wars and things, I mean, they get more complicated as you get into the depth of it. And this is almost 3 years now that we are, talking about it, something which we thought, would not last that long, right? And so this is what they say, external factors play a role. And as the saying goes that when, Dr. Uday, yes, he was very nicely talking about, how the world plays, how the alliances develop. They say in war, there are no permanent friends and no permanent enemies. There are only permanent interests. इंटरेस्ट। So whether you buy something from here, you buy something from there, where does Iran get in? Where does China get in? I mean, it gets very complicated. And if I draw a parallel from Syria, long time when Syria happened, you see how complicated it was that US is fighting some people in Syria who are fighting against the regime, and then supporting the same people when it comes to Libya, or Turkey, sorry. Okay, I mean, because those guys are fighting different people. So it's complicated. You're fighting ISIL, you're supporting ISIL somewhere, you're doing this thing. And as far as warfare is concerned, that is why very rightly he said that how much stock do you have is important. That is why the push on Atmanirbharta, which is the
buzzword these days, that you got to start making your own stuff so that you don't run out of it. As long as you remain dependent on other countries, then you will always have this fear that how long will your stuff last? Thank you very much for your intervention. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. I agreed with your remarks, and I'm grateful to you, sir. No, thank you. So we'll conclude the session because at 1 o'clock उन्नीस सर, GS बेदी सर और नील जॉन सर का एक बहुत ही अच्छा पैनल डिस्कशन है. उसका ब्रेकआउट रूम में आप everyone who has joined here can please shift to that breakout room. India's Northeast Security Paradigm, जहाँ पे मणिपुर, म्यांमार, बांग्लादेश ये सब की डिस्कशन होगा सर. So everyone, I would please request you to move to the breakout room. On panel, it's a panel discussion. It's on India's Northeast Security Paradigm. Thank you, everyone.